हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी मेरे बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और क्लास का टाइमिंग वही है, 8 बजे का। 2-5 मिनट लेट भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। और मुझे लगता है कि आज भी आप सभी के पास में जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी चालू हुआ ही नहीं, क्योंकि जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन नहीं आया अभी तक, तो नोटिफिकेशन भी चालू नहीं हो पाया है। तो 8 बजे आप क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, जैसे ही 8 बज जाते हैं तो। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि अब देखो मेरी बात सुनो। अब अपने पास जो टाइम बचा हुआ है ना, ये टाइम बचा हुआ है दिवाली तक का टाइम। और इस दिवाली तक के टाइम में हम चाहेंगे कि जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट नंबर थर्ड है, जो कि मैं आपको कॉम्बो में करवाने वाला हूँ एक साथ, तो अपन इसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ख़त्म करेंगे। थोड़ा क्लास की जो लेंथ है उसको भी इंक्रीज करेंगे, और साथ साथ में आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा। क्योंकि देखो, मैं तो क्लास लेके फ्री हो जाऊंगा, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना प्रॉपर तरीके से, तब तक मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार ऑडियो वीडियो में कोई समस्या है किसी बच्चे को तो वो बता सकता है, भाई ऑडियो कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्वालिटी में कोई फ़र्क दिख रहा है आपको। पहली क्लास अपने न्यू एप्लीकेशन पर है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो सकती है, तो अगर है तो मुझे बता सकता है। नहीं तो मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। चलो भाई प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। सुनो भाई प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट, प्रूव दैट सिद्ध करो। अब सिद्ध क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी बराबर आपको सिद्ध करना है 2 पाई आयोटा। जहां सी का समीकरण लिख रखा है वेहर, जहां सी का समीकरण, सी का समीकरण कितना है, मॉडुलस जेड माइनस का ए इज इक्वल टू आर, वेयर सी इज गिवन बाय द इक्वेशन, वेयर सी इज गिवन बाय द इक्वेशन और वो कितनी है हमारे पास, ये आपका मॉडुलस जेड माइनस का ए इज इक्वल टू आर। कुल मिला की बात यह है कि जो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है ना, इसका जो मान है आपको 2 पाई का आयोटा निकालना है, बात खत्म, दैट्स ऑल। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करो, कमेंट में मैं देखता हूं आपके साथ के साथ ही। और एक बार देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार जितने भी फंक्शन जो ऐड करे थे ना लाइव क्लास की क्वालिटी में, और कम ज़्यादा कर सकते हैं, सभी को अप्लाई करके देखो एक बार कि भाई कोई फ़ायदेमंद है कि नहीं है ये फंक्शन जो है। एक बार मैं भी मोबाइल फ़ोन में चेक कर लेता हूँ क्वालिटी भी। और क्वालिटी जहाँ तक मुझे लग रहा है एकदम सही है। अगर अपन 360 पे भी देखेंगे ना तो अच्छी क्वालिटी आ रही है बिल्कुल। हाँ भाई, तो सवाल को उतार लिया आपने, और वीडियो क्वालिटी 360 पे बिल्कुल सही है, दीक्षांत जांगिड कह रहे हैं। देखो जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, और बदलाव काफ़ी किया गया है। देखो साफ सी बात है, कुछ हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो और बाकी जो बच्चे इससे देखो, आपकी जो नेट है वो
आपका बचेगा, और नेट बचेगा तो साफ सी बात है आप ज़्यादा क्लास ले सकते हो, लाइव भी ले सकते हो क्लास, तो ये फ़ायदा मिलेगा, बाकी तो फिर आप जानते ही हो। ठीक है, हाँ भाई, चलो, तो सभी ने मेरे हिसाब से सवाल को नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? चलो भाई, अब अपन सवाल का सॉल्यूशन करते हैं बहुत ही आराम से तरीके से। चलो सुनो, मेरी बात को सुनना भाई तसल्ली से। देखो, मैं यहां पे लिखता हूं इसका आंसर, लेकिन आंसर लिखने से पहले एक छोटी सी बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसको आपने नोट करके भी लिखा होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं। प्यारे बच्चों, ये आपका एक सर्किल है, और इस सर्किल के लिए मान लो कि एक पॉइंट आपका जेड नोट है, और ये आपका एक जेड पॉइंट है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने आपको क्या समझाया था कि जब हम किसी भी लेंथ की बात करते हैं तो क्या करेंगे, जैसे जेड माइनस का अगर मैं जेड नोट करता हूं तो इज इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं? इज इक्वल टू में लिखूंगा मैं आर। आर क्या है हमारे पास में? जेड नोट से लेकर जेड तक के बीच की लेंथ, लंबाई। यानी कुल मिला के बात यह है कि जेड माइनस का जेड नोट है वो शो करेगा आपकी रेडियस को, आपकी लंबाई को, आपकी लेंथ को। बात क्लियर है एकदम? लेकिन बात यहां पर यह आती है कि सर जैसे ही मैं इस मॉडुलस को यहां से हटाऊंगा ना, तो मेरे पास आता है ई की पावर में आयोटा थीटा मल्टीप्लाई में आर। अब एक बच्चा, जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया भी था, उसने कहा था कि सर ऐसा क्यों होता है, कुछ आइडिया हमें दे दो, ताकि कोई भी टीचर है, कोई भी स्टूडेंट हमसे पूछे कि भाई ये कैसे हुआ, कुछ पता है? तो मैंने कहा भाई बता देते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, देखो, अब थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, ज्यादा देखो, इसका जो कंप्लीट प्रॉपर जो आपको एक कह सकते हैं ना सॉल्यूशन, भाई ये वास्तव में जनरेट ही कैसे हुआ, इसका तो आपको मिलेगा एमएससी में भी नहीं मिलेगा, नेट जेआरएफ या पीएचडी तक लेवल पर आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, जब आप पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स से ही आप स्टडी करोगे तब। लेकिन जो आपको नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। प्यारे बच्चों, जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, स्पीड बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बढ़वाएंगे, बिल्कुल भी। जेड बराबर एक्स प्लस का आयोटा वाई होता है। प्यारे बच्चों, पोलर फॉर्म की मैं बात करता हूं, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप की अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं ध्रुवीय रूप की बात करता हूं तो आपको पता है वहां पर हम आर बराबर कोस थीटा, ठीक है, सॉरी एक्स बराबर आर कोस थीटा, और y बराबर आर साइन थीटा। मानते थे कि नहीं मानते थे? मुझे बताओ तो एक बार, मानते थे ना? अब यहां पर आप वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा? देखो, z बराबर आर कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा, और z बराबर आपने देखा कि r मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कोस थीटा प्लस में यहाँ पे आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहां पर बीच में आयोटा भी लगाओ ना यहाँ पे। चलो, अब यहां पर देखो, सुनो मेरी बात। बात क्या हुई कि जब मैंने कहा कि एक आइलर थ्योरम होती है, क्या होती है? एक आइलर प्रमेय, और आइलर प्रमेय के अकॉर्डिंग, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? ई की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस में आयोटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब मैंने क्या करा, चुपचाप से यहाँ पे ये कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा का मान मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? जेड बराबर आर डॉट में क्या, यहाँ पे ई की पावर में आयोटा थीटा। अब आप दोनों जो रिजल्ट हैं उनको ध्यान से देखो। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर लेंथ की बात करता हूं तो मैं उसको मॉडुलस से शो कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने मॉडुलस को हटा दिया तो वहां पर क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है ई की पावर में आयोटा थीटा। तो कुल मिला की बात वही तो है। अगर मैं यहां पर इस जेड के ऊपर मॉडुलस को लगा दूंगा ना, तो ये ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा गायब। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई हमारे पास में एक पॉइंट है या डोमेन है, उस डोमेन के लिए पर्टिकुलर मॉडुलस की बात करते हैं, मापांक की बात करते हैं, तो वहां पर मॉडुलस जो है ई की पावर आयोटा थीटा को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुल मिला के बात ये है। आप खुद देखो, जेड बराबर क्या आया? आर
डॉट में ई की पावर आइटा थीटा। जैसे मैं मोड लगाऊंगा तो यहाँ पे सिंपल आर आ जाएगा, और जैसे ही मोड उठाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, आर डॉट में ई की पावर आइटा थीटा। वो मैंने आपको करके भी बता दिया कि ये कैसे बनता है। और मैंने उस बच्चे को ये भी कहा था कि आप स्टार्टिंग के पहला दूसरा लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे होता है। बात क्लियर है? अरे भाई बात क्लियर है कि नहीं है? प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे अपन। और अगर स्पेशल आप इसको नाम भी देना चाहो तो आप कह सकते हो मॉडुलस मापांक थ्योरम जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूं कि जेड माइनस का जेड नोट बराबर आर जो होगा वो जेड माइनस का जेड नोट बराबर ई की पावर आइटा थीटा डॉट में आर कंप्लीट। ठीक है, अब आप इसको पर्टिकुलर नोट करके लिख लो। ये पूरी कहानी कोई पूछे तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से बता देना और उसको सेटिस्फाई कर देना। बिल्कुल ठीक है, उसको संतुष्ट करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है भैया। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। अब आएगा मजा क्लास लेने में। अब आपके पास में कोई भी बहाना नहीं रहेगा। संजू कह रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग। देखो 1-2 दिन की बात है, क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 8 बजे आके एप्लीकेशन में देख लिया करो और ज्वाइन कर लिया करो, है कि नहीं है? फिर थोड़े दिनों बाद जैसे ही अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ जाएगा, इसमें नोटिफिकेशन का जो वो ऑप्शन है वो चालू कर देंगे, और जैसे क्लास होगी आपके पास ऊपर ही, जैसे पुराने वाले एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आता था ना, वैसे नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा और आप क्लास को कर लिया करो ज्वाइन। बाकी आप क्लास को यार अगर मेरे हिसाब से 240 में देखोगे ना, तब भी पूरी क्लास एकदम प्रॉपर दिख रही है मुझे यहाँ पे। 240 की क्वालिटी में देखोगे तब भी आपको लाइव क्लास एकदम दिख रही है प्रॉपर। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है एकदम शानदार दिख रहा है। तो नेट की तो देखो काफी बचत हो जाएगी आपकी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अभी तो जैसे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं आया ना, तो जैसे क्लासेज थोड़ा ओपन होने में थोड़ा लोड लेंगी, ठीक है, आगे पीछे करोगे तो वो बहुत थोड़ा सा क्या लैगी टाइप दिखेगा आपको। जैसे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आएगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। जैसे यूट्यूब पे आप क्लास को आगे पीछे करते हो ना, ठीक है, तुरंत हो जाती है आगे, तुरंत पीछे हो जाती है, तो वो ये मान लो इस वो ऐड हो जाएगा फंक्शन। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रिफ्रेश हो जाएगा एप्लीकेशन, वो वाली बात है। चलो भाई, जैसे लिख लो वैसे ही आप मुझे डन का कमेंट लिख दो, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूं। चलो भैया डन है। और थोड़ा सा क्या है, जल्दी भी आप लिखा करो। मैं तो देखो बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन जल्दी थोड़ा आप लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई, संजू कह रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए लेट हो गया मैं। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब आते हुए ना कम से कम यही बात। भाई क्लास को आपने ज्वाइन तो कर लिया ना, बस वही बड़ी बात है। चलो भाई, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं ना। अब अपन करते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन, जो कि 4 नंबर में आता है और आपको फ्री के नंबर दे के जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सिखाया है वो बहुत अच्छी तरीके से अगर आता होगा तो, ठीक है। और देखो दिवाली मनाएंगे अपन बहुत शानदार तरीके से, लेकिन दिवाली से पहले अपन को भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले कह रहा हूँ, आपके दोस्त आपके मित्र सहपाठी अगर हैं जो आपके टच में हैं तो उनको ज़रूर बोल देना कि दिवाली से पहले अगर आपने पढ़ लिया ना, वो पढ़ लिया, नहीं तो फिर जो नहीं पढ़ा वो आपको एग्ज़ाम तक भी नहीं पढ़ा आएगा। ये फैक्ट बात है। और आप खुद भी देख लेना, धीरे धीरे आप खुद लगने लग जाएगा कि जो हमने पहले पढ़ लिया वो कितना अच्छा रहा। नहीं तो अब इतना प्रेशर हमारे ऊपर है कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, सोचो।
तो प्यारे बच्चों फटाफट 5 मिनट के लिए सारे बच्चों का ध्यान यहां पर होगा। क्या गिवन है, क्या दिया गया है, बहुत ही तरीके से लिखेंगे। एग्जाम में 4 में से 4 नंबर आपके आने चाहिए। क्या गिवन है भैया, फटाफट बोलेंगे। देखो हमें दिया हुआ है मॉडुलस का जेड माइनस का ए बराबर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसका मॉडुलस यहां से हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस का ए और बराबर ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में आर। कैसे आया है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। समय का नंबर आप इसको 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं यहां पे एक छोटा सा काम करूं, क्या करूं, लेट माना, लेट माना, मैंने क्या माना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पे क्या है 1 में जेड माइनस का ए है ये, ठीक है। यह आएगा आपका जेड माइनस का ए डॉट में डी जेड। आपको पता है इसकी वैल्यू जो है आपको क्या लेके आनी है, 2 पाई का आयोटा लेके आनी है। पता चल गया ना आपको, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, यहां पर आपको बताया कि जेड माइनस ए की वैल्यू जो है ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में आर आपको दे रखी है। समय का नंबर 1 से मैं चुपचाप लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा काम करूं, मैं एक छोटा सा काम कर देता हूं। यहां पे देखो ये लिख रहा हूं मैं कि समीकरण 1, इक्वेशन 1 का मैं यहां पर डेरिवेटिव कर रहा हूं, और वो भी कौन सा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर यहां पर आप जो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो वो थीटा के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो। या तो आप देखो ध्यान से, या तो आप जेड के रेस्पेक्ट में करो या फिर आप आर के रेस्पेक्ट में करो। ये बीच में से थीटा कहां से आ गया, थीटा के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव क्यों कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपका एक सर्किल है, और सर्किल जैसे मान लो एक पॉइंट है आपका, और यहां से आपका सर्किल बनना स्टार्ट हुआ, तो यहां पर एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर आगे यहां पहुंचोगे 90, फिर 180, 270, और फिर उसके बाद में आपका फिर वही 360 डिग्री। तो मुझे कोई बता सकता है इस पूरे सर्किल को बनने में केवल एक ही वेरिएबल यानी कि थीटा, जो आपका कोण वो बदल रहा है। आपकी जो रेडियस है, आपकी जो त्रिज्या है वो तो सेम ही तो है, त्रिज्या थोड़ी वेरी कर रही है, त्रिज्या यहां पे नहीं बदल रही है। अब त्रिज्या को तो नाराज मत होने दो, अब थीटा जो भाई साहब है उसको उठा लो। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास में उसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा। ए कांस्टेंट है तो ए का तो हो गया 0, जेड हमारे पास वेरिएबल तो जेड का हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी थीटा बराबर ई की पावर आयोटा डॉट में आर। आर हमारे पास वही रेडियस कांस्टेंट होगी, तो आर का तो ऐसे कैसे। फिर आपको बताए ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर एक्स का ए की पावर एक्स मतलब ई की पावर आयोटा ऐसे कैसे। फिर आपको बताया कि थीटा का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, तो थीटा का हो गया 1, और यहां पे इसके मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में, आयोटा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, इसको चुपचाप आराम से लिख सकते हो आप। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसा छपना चाहिए कि दोबारा नहीं भूल पाओ, ठीक है। प्यारे बच्चों एक काम करता हूं, समीकरण नंबर 2 में छोटा सा मैं बदलाव कर दूं, तो एक यहां पर डी जेड बराबर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताओ, कैपिटल आर डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा डॉट में डी थीटा, शायद लिख सकता हूं मैं ऐसा। इसको मैं इधर ले आया, और एक आयोटा जो है उसको भी मैं भूल गया हूं, तो आयोटा को भी चिपका दो। कहां चिपका दो, इधर चिपका दो और आगे चिपका दो। ये समीकरण नंबर 3 मैंने यहां पे नाम इसको दे दिया। चुपचाप क्या करो, ये हमारे पास में जो आई है इसके अंदर समीकरण नंबर 3 से वैल्यू डी जेड की वैल्यू, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू जेड माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो, पुट दी वैल्यू। अब फटाफट, और कोई लिखेगा नहीं भैया, पूरा सवाल कंप्लीट होने के बाद में लिखना स्टार्ट करेंगे, ताकि बीच में कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत पूछ लो, नहीं लिखते टाइम फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं, फटाफट लिखने में ध्यान रहेगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 1 अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से क्या रखूंगा मैं, देखो ध्यान से, आर डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा हमारे पास रहेगी, और डॉट हमारे पास क्या रहेगा, डी जेड की वैल्यू समीकरण नंबर 3 से क्या रखोगे आप, यहां रखोगे वही वैल्यू आपकी आर ई की पावर आयोटा थीटा हमारे पास में है, लेकिन साथ साथ में क्या है आपका आयोटा जो है इसको मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, और डॉट में डी थीटा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब चुपचाप से आप इसको कैंसिल कर दो, सेम ही तो वैल्यू है। आगे मैं थोड़ा सा चला तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई बराबर आयोटा कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन। अब सबसे बड़ी बात, जो 99% बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में चेंज हो गया, आप कंप्लीट तरीके से थीटा यानी कि कोण में बदल गया। तो साफ सी बात है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे ना, उसके रेस्पेक्ट में आपको वहां पे उसकी लिमिट, उसकी सीमा लानी पड़ेगी। अब सीमा समझ गए ना, ये मैथ वाली सीमा की बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो सी लिख रहे हैं ना अपन, अब सी की जगह हम यहां पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है हम सर्किल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पे सर्किल के लिए थीटा जो होता है आपका, वो क्या होगा, इज इक्वल टू लिखूं मैं 0 डिग्री से लेकर आपका थीटा चलेगा कहां तक, 360 डिग्री तक। ये आप याद रखना। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे अपन, आपका जो एंगल है वो कहां से चल रहा है, 0 से लेकर यहां पे चल रहा है 360, यानी कि 2 पाई चल रहा है, 2 पाई तक चल रहा है। बात सही है एकदम। अरे क्लियर है कि नहीं है। यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख लो, 0 से लेकर ये थीटा जो आपका है ये 2 पाई। ये तो कई बच्चे बोलेंगे गुरु जी 360 यहां पे रख देंगे क्या, अरे 360 ही तो है ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आयोटा मैंने बाहर ले लिया और यहां पे थीटा की जो वैल्यू है, थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई, और यहां पर कितना डी थीटा बचेगा। अब आपको तो डी थीटा बच गया, मल्टीप्लाई में 1 तो है ही ना यहाँ पे, इज इक्वल टू में आयोटा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस का 0, और आई बराबर अपने पास कितना आ चुका है, 2 पाई आयोटा। और हमें क्या चाहिए था, हमें आंसर में क्या चाहिए था भैया, हमें आंसर में यही चाहिए था जो हमें लेके आना है, और वो आ चुका है आपके सामने, देख लो आराम से। तो मैंने आपको ये एक बात बिल्कुल तरीके से समझाई है कि जो भी कॉन्सेप्ट या नोट करके मैं लिखवाता हूं ना, उस कॉन्सेप्ट को तरीके से सीख लो। उसके बाद में कोई सा भी सवाल होगा ना, आपको उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। आराम से लिखो, ठीक है। कहीं पर कोई सवाल में कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है मुझे बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन करो भैया, कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट कर दो भैया। और आपके मित्र सहपाठी जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनको बोल देना कि जो अपना नेट की समस्या है वो तो कम हो गई है अब, ठीक है। और अब आप खुद भी लाइव क्लास ले सकते हो, तो उनको बोल देना, ताकि लाइव क्लास लेके अगर आप क्लास को एंड कर लेते हो ना डेली, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता। और रेगुलर लाइव क्लास ले लोगे तो मज़ा भी आ जाएगा आपको। और मुझे यहाँ पे सारे बच्चे एक बात बताएंगे, ठीक है। देखो ईमानदारी से बताना, वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा आप सभी से कि ये यहाँ पर है, जो मैंने z-a का डेरिवेटिव किया है थीटा के रेस्पेक्ट में, सुना ध्यान से। तो मैंने यहाँ पे a का तो 0 कर दिया, लेकिन z हमारे पास में जो है उसका मैंने करा डी जेड अपन में डी थीटा। तो मैंने z का 0 क्यों नहीं किया, कई बच्चों को यानी कि लगभग सभी बच्चों को पता होगा इस बारे में, लेकिन अगर नहीं पता है तो कमेंट कर दो, मैं इसको बताऊंगा। क्योंकि जिनका बेसिक कमजोर होता है वो यही पूछेंगे कि गुरुजी आपने यहाँ पे ए का तो 0 कर दिया लेकिन जेड का 0 नहीं किया है। ठीक है, जिसको आता है वो कमेंट कर देना, जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट कर देना। तो यस और नो में कमेंट करो भैया फटाफट।
हाँ भाई, यहाँ पे दिशांत कह रहे हैं कि सर आता है हमें तो। ठीक है, चलो भाई मैं बता देता हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। जिसको भी नहीं आता है वो आराम से सीखेंगे। देखो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे पता है ना। जब मैं खुद पढ़ता था तब मुझे भी ऐसी छोटी छोटी दिक्कत आती थी। लेकिन भाई हमारा क्या उसूल है, हम तो पूछ ले गुरुजी से कि गुरुजी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो मीडियम और जो बिल्कुल लो कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, वो मान लेते हैं कि हाँ भाई हुआ होगा ऐसा, तो मान लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानने आपको दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अगर फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत फोकस किया हो, अगर आपको फुर्सत मिली हो तो प्यारे बच्चों आपको मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सिखाया था। हालांकि मैंने तो नहीं पढ़ाया आपको, कहीं और ही पढ़ा था आपने। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि हम सबसे पहले ये चेक करते हैं, जैसे मान लो जेड फंक्शन आपका है, तो जेड फंक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपने एक कॉन्सेप्ट, एक कहानी पढ़ी होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर और स्वतंत्र चर। और ये कहानी मैंने भी आपको सिखाई थी, याद करो। तो अब यहां पे वही बात है कि जो जेड ना, जेड, ये जेड आपका एक ऐसा फंक्शन है या फिर ऐसा वेरिएबल है जो अंदर कोई भी वैल्यू होगी ना उन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहां पे बात ऐसी थी कि यहां पर जो फंक्शन आपका जेड माइनस का ए है, आपको क्या दे रखा है, जेड माइनस का ए बराबर आर। अब आपको पता है जेड हमारे पास में क्या है, एक लीड रोल में फंक्शन है। अगर मैं जेड को जीरो कर दूंगा तो आपका सवाल ही नहीं बनेगा, आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है, जेड बराबर लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई कोमा थीटा कोमा आर। तो प्यारे बच्चों अगर आप ऐसा देख पा रहे हो या फिर आपको पता चल चुका है कि जेड जो है एक्स वाई थीटा आर पर डिपेंड कर रहा है, तो प्यारे बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव का वहां पे यूज करते हैं अपन, आंशिक अवकलन का। और आंशिक अवकलन में क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं ना अपन, वही हमारा दोस्त होता है, उसके अलावा कुछ भी हम नहीं जानते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जो आपका दोस्त होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बस वही तो बात थी यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे देखो क्या देखा कि जेड माइनस का ए बराबर ए की पावर आई टू थीटा डॉट में आर। अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि सर्किल में थीटा जो है आपका कोण है वो वेरी करता है, तो थीटा ही आपका क्या है, वेरिएबल है। और जो जेड है ना वो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, जेड किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन हो गया। अगर मैं जेड में कुछ परिवर्तन करूंगा तो ऑटोमेटिक, सॉरी थीटा में कोई परिवर्तन होगा तो जेड में ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जेड जो है वो यहाँ पे परतंत्र चर है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। जैसे थीटा का मान बदलेगा वैसे वैसे जेड का मान भी यहाँ पे बदलेगा। तो साफ सी बात है, यहाँ पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा किया, तो साफ सी बात है थीटा के अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूं, मैंने यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा। अब ए हमारे पास में, ए तो कांस्टेंट ही है, मतलब ए तो एक कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 कुछ भी होगा। लेकिन जेड जो है हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। दैट्स ऑल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाली बात है। तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट जो है ना उनमें आप दब जाते हो। जब कोई भी आपसे, कोई स्टूडेंट पूछ ले, कोई टीचर आपसे पूछ लेगा ना, तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आप मात खा सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको भी याद रखा करो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। और अगर आपके दिमाग में अभी भी नहीं बैठी ना ये कि सर ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो आप, ये जेड बराबर एक्स वाई थीटा आर क्या लिख दिया, फर्स्ट ईयर की जो डेमो क्लासेज है ना यूट्यूब पे, अगर आपको ईमानदारी से सीखना ही है तो फर्स्ट ईयर की डेमो क्लासेज पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 8 9 10 क्लास पड़ी हुई है। वहाँ पे स्टार्टिंग की 2 क्लास ले लेना, बस आप पूरा समझ जाओगे कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। क्योंकि डेरिवेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल में अपन केवल जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ना उसके रेस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन टोटल में फिर कंप्लीट होता है। अब ये बात आपको फर्स्ट ईयर में सीख जानी चाहिए थी, अगर नहीं सीखी है तो कोई बात नहीं, अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो फर्स्ट ईयर में जाके। वो आपकी खुद की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, आप सीखना चाहते हो या नहीं। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों मैं आगे चलता हूं और फिर अपन और आगे सवाल कर लेते हैं। क्लास लेने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो आपकी मैंने सॉर्ट आउट कर दी है।
अब हमारा काम केवल पढ़ने का है। और जो पहली यूनिट की पीडीएफ है वो भी मैंने पीडीएफ के सेक्शन में डाल रखी है, वहां पे चेक कर लो आप। ठीक है, देख लो भैया, डाल रखी है। उस पीडीएफ को आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन में भी डाउनलोड करके रख सकते हो, जहां पे रखो वहां पे आपकी इच्छा है। प्यारे बच्चों, सवाल अगला क्या है, वही आपको प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन आपका है, वही आपका सी है, 1 में जेड डॉट में आपका क्या है, डी जेड। 2 मिनट में सवाल हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए सवाल के अंदर। पाई आयोटा, और यहां पे एक और आंसर आएगा पाई आयोटा, मतलब माइनस का पाई आयोटा और प्लस का पाई आयोटा, ये आपको लेके आना है। ठीक है, और आपको दे क्या रखा है, मैं यहां पे पर्सनल लिख देता हूं, यदि, हिंदी लैंग्वेज पूरी लिख लो आराम से, यदि सी एक -1 से +1 तक वास्तविक अक्ष से, वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे, नीचे अर्धवर्त, अर्धवृत्तीय लिखो आप, अर्धवृत्तीय चाप का जो मान दे रखा है आपको, वह यहां पे लिखो, बीच में लिख के मॉडुलस जेड बराबर 1, ऐसा करके लिखो आप। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इफ सी इज सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर आर्क, आर्क मतलब वही आपका चाप, कितना दे रखा है आपको, मॉडुलस जेड बराबर आपको दे रखा है 1। ठीक है, फ्रॉम -1 टू +1। ठीक है, अबाउ और बिलो, बिलो मतलब नीचे, द रियल एक्सिस, प्यारे बच्चों सवाल को लिख लो फटाफट से, नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट समझ में भी आ सके। फटाफट लिखेंगे और फटाफट इसको नोट डाउन कर लेंगे भैया। तरीके से काम करोगे मजा आएगा। सुनो भाई, लिखते भी रहो, सुनते भी रहो, सारे काम करते रहो, कुछ भी नहीं करना। इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 1/z डी जेड हमारे पास, माइनस का पाई आयोटा और प्लस का पाई आयोटा लेके आना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज के साथ दो आंसर कैसे आ सकते हैं, अरे भैया आपसे बोल रखा है साफ साफ, यदि सी एक -1 से लेकर +1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर और नीचे अर्धवर्तीय चाप है, तो आपको यहां पे दे भी रखा है कि मॉडुलस जेड हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है, जो आपकी रियल एक्सिस है उसके ऊपर और उसके नीचे काम करना है, तो उसको लेकर ही आपके दो आंसर आने वाले हैं। तो फटाफट लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले सुनो भैया, इफ सी इज सेमी सर्कुलर आर्क, मॉडुलस का जेड इक्वल टू 1, फ्रॉम 1 टू +1, अबाव और बिलो द रियल एक्सिस। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद में इसका आंसर अपन करते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लो, डन लिखो, फिर मैं आगे चलता हूं। टाइम में थोड़ा कम ही दूंगा लिखने का, मैं पहले कह रहा हूं, लिखने का टाइम मैं आपको कम ही दूंगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा।
हाँ भाई लिख लिया ना अब तो। चलो भाई अब सुनो, आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको पहले थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दूं कि ये +1 - 1 क्या है, अर्धवर्तीय क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क क्या है, और ये आंसर कैसे आने वाला है, तो आपके पूरे दिमाग में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले डायग्राम चित्र, ठीक है। अब डायग्राम चित्र क्या होने वाला है, अगर इसमें इसका देखो पूरा ही सॉल्यूशन करते हैं स्टार्टिंग से ही। ये डायग्राम जो है बीच में आ जाएगा आपके, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलो सुनो, सबसे पहले लिखते हैं अपन गिवन, दिया गया है। अब गिवन क्या है आपको पता है, मॉडुलस का जेड बराबर आपको दे रखा है 1। जैसे ही आप मॉडुलस हटाओगे तो क्या आएगा बताओ, जेड बराबर आएगा e⁻⁴ समीकरण नंबर 1। आपको वही dz की रिक्वायरमेंट है, समीकरण नंबर 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो क्या करोगे देखो वही आपका dz बराबर क्या आ जाएगा, वही आपका आयोटा e⁻⁴ डॉट में डी थीटा। बताओ कोई दिक्कत हमेशा किसी को नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब यहां पर जो डायग्राम है, जो चित्र है, आपको समझना चाहिए कि जो अपना सवाल कह रहा है अपन से। प्यारे बच्चों, ये आपका एक सर्किल हो गया। इस सर्किल के अंदर मैं बात करता हूं इस प्रकार, देखो आप, ये आपका सेंटर 0,0, ये कह रहा है कि -1 से लेकर +1 तक आपका क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कुलर आर्क, अर्धवर्तीय चाप। अब आप देख लो, अर्धवर्तीय चाप ही तो है, ये आधा वृत्त बना रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो आपका, ये क्या है आपकी रियल एक्सिस, यह वास्तविक अक्ष आपकी यही तो है। तो वास्तविक अक्ष से ऊपर और वास्तविक अक्ष से नीचे, तो अगर ऊपर निकालेंगे तो माइनस का पाई आयोटा, और अगर नीचे निकालेंगे तो प्लस का पाई आयोटा। अब कैसे निकालेंगे सुनो, अब यहां पर आपको सबसे बड़ा जो ध्यान देना पड़ेगा ना, वो देना पड़ेगा थीटा के ऊपर, कि यहां पे एंगल क्या आएगा, कि मतलब एंगल का रोल किस प्रकार रहेगा, वो सबसे बड़ी बात है यहां पे। कैसे देखो, जैसे मैं अगर बात करूं, ये रियल एक्सिस है, अगर इसके ऊपर वाले अर्धवर्तीय सेमी सर्कुलर आर्क की अगर मैं थीटा की लिमिट की बात करूं, तो आप देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है आपका पाई। तो पाई से लेकर कहां चलेंगे अपन, 0 की तरफ। देख लो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सीखो। पाई से चला मैं, और थीटा का जो मान है वो कहां तक चलेगा, 0 तक, देख लो। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे नीचे की तरफ, यानी कि यहां से मैं जाऊंगा इधर की तरफ, तो यहां पे क्या आएगा देखो, थीटा इज इक्वल टू पाई से लेकर आपका रहेगा 2 पाई। अरे साफ सी बात है, 0, 90, 180, 270 और 360। तो मैं यहां से पीछे जाऊंगा, मतलब 180 डिग्री से मैं जा रहा हूं पीछे की तरफ, मतलब मैं इधर जा रहा हूं। और जबकि मैं -1 से लेकर +1 जाऊंगा, तो साफ सी बात है ये आपका जाएगा 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री की तरफ। तो एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखो केस नंबर फर्स्ट, अब केस नंबर फर्स्ट में मतलब कह सकते हैं अपन रियल एक्सिस के अभाव, मतलब जो आपकी वास्तविक अक्ष है ना, वास्तविक अक्ष के ऊपर, समझ गए भैया, अबाउ रियल एक्सिस। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सुनो। और ये जो आपका इंटीग्रेशन दे रखा है, इसको आपको लेट करके चलना पड़ेगा, तो यहां पे कर लो बात बराबर है। लेट माना आई इज इक्वल टू, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 1/z। अब z का मान कहां से रखोगे आप, समीकरण नंबर 1 से, कितना है, e⁻⁴ मल्टीप्लाई में आप देखो ध्यान से, dz की वैल्यू भी वहां पर आपको दिख रही है, कितना है, आयोटा लगा दो, e⁻⁴ लगा दो, और डॉट में डी थीटा लगा दो। वास्तविक अक्ष के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, तो साफ सी बात है उसके लिए थीटा क्या रहेगा, पाई से लेकर रहेगा 0। तो यहां पे सिंपल सा थीटा बराबर कितना कर दो, पाई से लेकर थीटा बराबर कर दो 0, ठीक है। e⁻⁴ ये कैंसिल हो गया।
अब आई बराबर आपको पता है ये जो आयोटा ये तो कॉन्सेप्ट मतलब ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और थीटा का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो साफ सी बात है कहाँ से पाई से लेकर कहाँ तक होगा 0। और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जैसे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो साफ सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा बाहर है ही, 0 माइनस का पाई, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का पाई आयोटा। बताओ पहला आंसर आपको दिख गया, माइनस का पाई आयोटा आपको दिख गया पहला आंसर। अब अगर मैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड करता हूं बहुत ही फुर्ती से, केस नंबर सेकंड, वास्तविक अक्ष के नीचे। अब वास्तविक अक्ष के नीचे की बात करते हैं, उसमें क्या करेंगे अपन। अब साफ सी बात है, देखो आई बराबर आपके पास में वही इंटीग्रेशन, अब लिमिट बदल जाएगी थीटा की, कितनी हो जाएगी, पाई से लेकर 2 पाई। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन में वही आपका ई की पावर आयोटा थीटा, डॉट में आयोटा, डॉट में ई की पावर आयोटा थीटा, डॉट में डी थीटा। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखो आई बराबर आयोटा कॉन्स्टेंट, थीटा का आप 1 के रेस्पेक्ट में करोगे थीटा, लिमिट क्या है पाई और ये 2 पाई, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करोगे तो आयोटा बाहर है, 2 पाई माइनस का पाई, तो क्या बच जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा आयोटा पाई, या फिर पाई आयोटा, बात बराबर ये पाई आयोटा लेकिन प्लस का। तो प्यारे बच्चों हमने इस इंटीग्रेशन का जो मान है, इंटीग्रेशन 1/z dz माइनस का पाई आयोटा और प्लस का पाई आयोटा करके दिखा दिया है। लेकिन केस का ध्यान रखना, ये जो आपको मैंने केस सिखाए हैं इनका ध्यान रखना, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, और सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 मोस्ट जो है वो आपका ये एंगल है, कि एंगल जो है पाई से लेकर 0 और पाई से लेकर 2 पाई कब होगा कैसे होगा, सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो बताओ कमेंट करके फटाफट से, समझ में आया नहीं आया, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ मुझे बता सकते हो। तब तक मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूं और तब तक आप कमेंट करो फटाफट।
चलो भाई, अरे लिख लिया सभी ने? तो थोड़ा बहुत हमें इशारा भी कर दिया करो, हाँ भाई लिख लिया गुरुजी हमने भी। ठीक है, चलो भैया, अब आगे चले अपन, आगे चले। अब सुनना ध्यान से, ये सवाल अपना हो गया। अब एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूं, और वो भी शानदार सवाल है ना। मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स में 40 में से 40 लाना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। 40 में 40 लाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद जो अपना पेपर नंबर फर्स्ट आएगा एलजेब्रा का, उसमें आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। अब यहाँ पे तो क्या दिमाग कम लग रहा है, और थोड़ा बहुत दिमाग भी 50% लगेगा, थोड़ा बहुत 50% कॉन्सेप्ट भी लगेगा, लेकिन एलजेब्रा में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो आपकी डायनेमिक्स है वहाँ पर दिमाग कम लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो आपके तीनों पेपर हैं थर्ड ईयर में वो शानदार हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी बस लगातार पढ़ाई करोगे ना, तो जहां तक है दिक्कतें मैं ही नहीं आने दूंगा आपको। चलो भाई, अब सुनो ध्यान से। अब मैं अपना नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूं। बहुत ही शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं। प्रॉपर नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। लाइव क्लास ले रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे, तो फिर सबसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कौन है? आप हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ो, सीक्वेंस नहीं लिख रहे हैं अपन क्वेश्चंस के यहाँ पे। क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो कर रहे हैं आपको, सुनो। यदि इफ एफ जेड बराबर आपको दे रखा है, ये फंक्शन क्या दे रखा है? जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 6, और अपॉन में क्या है आपका जेड माइनस का 2 आपको दे रखा है। तो क्या कोसी प्रमेय को लागू किया जा सकता है? अब देखो सवाल कितना शानदार है। तो क्या, ये क्या है ना, क्या कोसी प्रमेय को लागू किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब कोसी प्रमेय को लागू किया जा सकता है या नहीं है, जबकि यहां पर आपको दो तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। जबकि इंग्लिश में भी यहीं पे लिख देता हूं इसको तो मैं, डज कोसी कोसी इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम कैन बी अप्लाइड, कैन बी अप्लाइड व्हेन। अब आपको दो क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है, बहुत ही तरीके से सुनना। इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है कि समाकलन का जो पाथ है, इंटीग्रेशन का पाथ जो है, रास्ता है, पथ है, वो सी एक वृत्त, और वो आपको दे रखा है मॉडुलस का जेड बराबर 3 है। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लो, द पाथ ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रल सी इज और मॉडुलस का 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका है इसके अंदर, वो है आपका समाकलन का जो पाथ दे रखा है आपको,
समाकलन का पथ सी एक वृत्त है, सी एक वृत्त मॉडुलस का जेड बराबर दे रखा है 1 है। द पाथ ऑफ इंटीग्रल सी एज, यहाँ पे वो भी लिख लेना, सी एज क्या है, सर्किल, सर्किल। तो यहाँ पे सी क्या है आपका, सर्किल है, और सर्किल कितना है आपका, मॉडुलस का जेड बराबर आपको 1 गिवन है। अब नीचे भी क्या बोल रहा है, साथ साथ सुनना, अभी सवाल आपका खत्म नहीं हुआ है। प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड के बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। आल्सो टेल, आल्सो टेल व्हाट कैन बी, what can be said about the values of the integral, integrals इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कम से कम 3 से 4 पेज का होगा इसका आंसर। लेकिन अब वो 3 से 4 पेज का जो इसका आंसर होने वाला है, वो मतलब किस वे में मैं आपको सिखाऊंगा वो डिपेंड करता है। तो आराम से पहले तो सवाल उतारो, ठीक है, और इधर आपको पूरा दिख तो रहा है ना, बिल्कुल तरीके से देखो प्रॉपर। हाँ भाई, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, समस्या कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको। ठीक है भाई। हाँ भाई, दीक्षांत कह रहे हैं कि सर इसमें सिर्फ खुद के कमेंट दिखाई देते हैं। देखो भाई, दूसरों कमेंट से क्या काम है, आप खुद के कमेंट देख लो आराम से और मस्त रहो। चलो, अब यहां पर बात ऐसी है कि सवाल को लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब सवाल को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में बिल्कुल भी ना आए। देखो, इफ यदि एफ जेड बराबर आपको एक फंक्शन दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस का 5 जेड प्लस का 6 और ये जेड माइनस का 2, तो क्या कोसी प्रमेय को लागू किया जा सकता है, जबकि ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं डच कोसी इंटीग्रल थ्योरम कैन बी अप्लाइड व्हेन समाकलन का जो पाथ है मॉडुलस का जेड बराबर 3 दे रखा है और समाकलन का जो पाथ आपका है जेड बराबर 1। द पाथ ऑफ इंटीग्रल सी इज सर्किल एंड जेड का मान कितना रहेगा 3। द पाथ ऑफ इंटीग्रल सी सर्किल, आपको मॉडुलस जेड का मान कितना रहेगा 1 दे रखा है। प्रत्येक अवस्था में इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर क्या है, इसके बारे में कुछ कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो तो बताओ। आल्सो टेल व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो, आपकी आदत क्या रहती है लगभग बच्चों की, कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए उसको इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने का कोई भी प्रयास नहीं करता मेरे हिसाब से। अब ऐसे आप इसको सवाल देख रहे हो तो आपको लगता होगा कि यार पता नहीं कैसा सवाल होगा, बोरिंग होगा या फिर इंटरेस्टिंग होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा। देखो, स्टूडेंट के तौर पर आपको पहला ये ध्यान रखना है कि कोई भी सवाल होगा ना उसको अपन सीखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से। अभी कोई मैं यहाँ पे कोई कहानी बताऊंगा आपको, उसको आप इंटरेस्टिंग तरीके से सुनोगे, भाई आगे क्या होगा आगे क्या होगा। वैसे ही सवाल को भी सीखो इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि आपको कुछ भी नहीं आता तो अब नया सीखो,
ठीक है, जो भी सवाल आएगा उसमें नया सीखो, और क्या सीखने को मिल रहा है, क्या पुराना काम आ रहा है, क्या नया यूज किया गया है, पूरा दिमाग है आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। सुनो अब ध्यान से, यहां पे मैं इसका आंसर कर रहा हूं, सवाल लिख लिया होगा वैसे तो, दिख रहा है नीचे वैसे। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है मतलब कोशी की समाकलन प्रमेय, इंटीग्रल थ्योरम, किसकी? कोशी की। अब वो क्या होती है? अब जिस बच्चे ने पीछे नहीं पढ़ा है, रिवीजन नहीं किया है, या फिर क्लास नहीं ली है, उसको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। अब वो पीछे का याद नहीं है, तो यहां पर आपके दिमाग में जो इमेज बनेगी वो कम बनेगी। हालांकि समझ में तो आएगा, भाई मैं समझा रहा हूं, कंप्लीट समझ में आएगा, एक एक बात समझ में आएगी, उसकी तो गारंटी है। लेकिन आपके दिमाग में जो लॉन्ग टर्म के लिए इमेज बनेगी ना, वो छोटी बनेगी, क्योंकि आपको पीछे का बेस है वो क्लियर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, कोशी की इंटीग्रल थ्योरम में अगर मैं स्टेप नंबर फर्स्ट सीखने की बात बताऊं आपको, बात ऐसी थी, वहां पर अपन ने सिंपली कनेक्टेड डोमेन, एक से शब्द प्रदेश का यूज करा था। और वो क्या था कि ये एक हमारे पास डोमेन डी है, डोमेन डी के अंदर अगर हमारे पास से कोई पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट किसी डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होंगे ना, उसे कहते हैं अपन सिंपली कनेक्टेड डोमेन, एक से शब्द प्रदेश कहते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट जो कि हमने कोशी समाकलन प्रमेय में यूज करा था अपन ने, ठीक है। अब सुनो, स्टेप नंबर सेकंड जो कोशी में सीखने वाली बात थी वो क्या थी? स्टेप नंबर सेकंड याद करो, स्टेप नंबर सेकंड थी कि आई बराबर आपको दे रखा था इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर 0, ये आप लेके वहां पर आए थे। बता दो मुझे, ये सीखने की बात थी किसके अंदर? आपके कोशी समाकलन प्रमेय के अंदर। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो आराम से देखो, आराम से सीखो, कोई समस्या नहीं है। तो ये दोनों बातें थी, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके इस सवाल को मैं करवाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं सभी ने उतार लिया होगा। 4 नंबर में सवाल आता है, और कम से कम 4 पेज का सवाल है। लेकिन आप कहोगे सर 4 पेज का सवाल है तो 4 नंबर में कैसे आ सकता है, तो ज़्यादा का आना चाहिए था। ठीक है, देखो अब वो तो पता चल जाएगा कि आपको भाई क्यों आता है 4 नंबर में। देखो सुनो, मिटा दूं मैं इसको ना? इसको नहीं मिटा रहा मैं ना, सवाल को नहीं मिटा रहा मैं, इधर मिटा रहा हूं इसको। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तरीके से देखने की कोशिश करना, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, यहां पे मैं कर रहा हूं आंसर। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या गिवन है? एफ जेड बराबर आपको दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस में 6 अपॉन में दे रखा है जेड माइनस का 2। सेम कहानी यहां पर है, वही आपको एफ जेड बराबर क्या दे रखा है? जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस में 6 अपॉन में जेड माइनस का 2। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा कि यहां पर एफ जेड बराबर आपको दे रखा है, अगर मैं अपोन में, अगर मैं बट्टे में नीचे की तरफ जेड बराबर 2 पुट कर दूं तो क्या होगा? जेड माइनस का 2 हमारे पास, जेड का मान 2 ले लिया, 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 0, और 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। मतलब ये तो मुझे बात बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। अब आओ इधर देखो, यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर मैं z बराबर 2 पुट कर देता हूं तो आपका फंक्शन एफ जेड जो है वो परिभाषित नहीं होगा। क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा, नहीं होगा ना। वैसे ही सेम कहानी यहां पर है कि z बराबर 2 पुट कर दोगे तो आपका जो फंक्शन एफ जेड है वो आपका परिभाषित ही नहीं हो पाएगा। और अगर परिभाषित नहीं हो पाएगा तो फिर फंक्शन को
लिखने का क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि फंक्शन अगर डिफाइन नहीं हो पाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन का फिर मतलब नहीं निकलेगा। साफ सी बात है। अब सुनो, अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है कि ये z बराबर क्या है, 3 मेरे पास में है। मतलब आपको गिवन है कि यहाँ पे जो सर्किल आपको दे रखा है ना, वो सर्किल आपका बनेगा z बराबर 3 का। मतलब अगर मैं बात करूं z बराबर 3, अब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, और वो बात क्या है कि सर z बराबर 3, यानी कि मॉडुलस का z बराबर आपको 3 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस z बराबर 3 है। ये 3 क्या है, इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है। तो आप देखो, अगर मैं बनाता हूं इस प्रकार, ये आपका रेडियस 3 का एक बन गया, मतलब r बराबर कितनी है इसकी, 3 सेंटीमीटर मान लो। तो 3 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्किल बना दिया। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं z बराबर 2, मतलब यहां पर अगर मैं एक और सर्किल बनाने की कोशिश करूंगा और जिसकी रेडियस कितनी होगी हमारे पास में, 2 होगी मान लो, सपोज करो, तो ये सर्किल कहां बनेगा, इस सर्किल के अंदर ही बनने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। अरे भैया सारे एक साथ बोलो, मैंने क्या कहा, मॉडुलस का z बराबर 3। आपका सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि अगर मॉडुलस z बराबर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस 3 सेंटीमीटर का कोई सर्किल है, वो बना हुआ है। अब फंक्शन एफ जेड को मैंने देखा कि यहां पे z बराबर 2 पर दिक्कत आ रही है, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो साफ सी बात है, अगर मैं मॉडुलस का z बराबर 2 जो सर्किल है, अगर वो बनाने की कोशिश करूंगा, तो किसके अंदर बनेगा, वो यहां पे इस सर्किल के अंदर ही बनने की कोशिश करेगा। और अगर इस सर्किल के अंदर बनने की कोशिश करेगा, तो साफ सी बात है आपका फंक्शन एफ जेड है वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा। और अगर आपका फंक्शन परिभाषित ही नहीं हो पाएगा, तो आप कह सकते हो कि आप यहां पर कोशी समाकलन प्रमेय का यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोशी समाकलन प्रमेय के अंदर आप ध्यान से देखो, तो जो एफ जेड डी जेड का जो मान है, वो आपने क्या करा था, 0 के बराबर किया था। और अगर 0 के बराबर करना होगा, तो एफ जेड कहीं ना कहीं डिफाइन तो होना चाहिए ना, परिभाषित होना चाहिए। जबकि आप देख सकते हो कि इस डोमेन के अंदर एक z बराबर 2 पे हमने एक सर्किल बनाया जो कि परिभाषित ही नहीं है। आप देखो z माइनस का 2 क्या है, यहां पर आप क्या रखो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। और जैसे मैं लिख भी देता हूं यहां पे पर्सनली कि 1/0 बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी बनेगा तो आप यहां पर कोशी समाकलन प्रमेय को यूज नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोशी समाकलन यूज आप नहीं कर पाओगे। सेकंड की बात करता हूं मैं, यहां पे आ जाओ इधर, यहां पर क्या दे रखा है आपको, मॉडुलस का z बराबर दे रखा है आपको 1 दे रखा है। तो अब मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, z बराबर 1 का मैंने एक सर्किल बनाया, ये मैंने सर्किल बना दिया z बराबर 1 का। प्यारे बच्चों z बराबर 2 पर आपका एफ जेड क्या हो रहा है, परिभाषित नहीं है। लिखो यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया, परिभाषित नहीं, ठीक है, डिफाइंड आपका नहीं है z बराबर 2 पे। तो z बराबर 2 पे परिभाषित नहीं है मान लो, तो यहां पर क्या बन रहा है, z बराबर 1 का सर्किल है। तो साफ सी बात है z बराबर 2 का सर्किल बनेगा इसके बाहर, और अगर इसके सर्किल के बाहर बनेगा, तो अब बाहर तो बनने दो, यानी कि z बराबर 1 के अंदर जो सर्किल बनेंगे, इसके अंदर जो सर्किल बनेंगे, उन सभी सर्किल्स पे आपका फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा, डिफाइन होगा, कुछ न कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी, तो साफ सी बात है हम यहां पर कोशी समाकलन प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला की बात है कि पूरा सवाल टिका हुआ है एफ जेड के ऊपर। एफ जेड परिभाषित होगा तो वहां पर अपन कोशी समाकलन प्रमेय का यूज कर पाएंगे, और जहां पर नहीं होगा वहां पर नहीं कर पाएंगे। अब साफ सी बात है कि z बराबर जो ये 2 है आपका, ये इस सर्किल की क्या है, बाहर है। और अगर बाहर है, तो साफ सी बात है कि हम यहां पर कोशी समाकलन प्रमेय का यूज कर सकते हैं। देख लो आराम से आप। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आने चाहिए, आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको पूछो, क्योंकि मैंने एक बार कॉन्सेप्ट को सिखा के मैं साइड में हो गया और आपका सवाल का आंसर हो गया। मैं तो आपको वैसे बता रहा था कि 4 पेज में यह आंसर आपके सामने है, आपके पूरा जो आंसर मैंने लिख दिया है। अब थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना जो है आप खुद सीखो, खुद बनाओ आराम से, क्या करना है क्या नहीं करना, आंसर मैंने आपके लिख दिया। अब आपके मन में कोई सवाल चल रहा है उसको पूछो, नहीं चल रहा है तो बढ़िया बात है, चल रहा है तो पूछो जरूर। फटाफट भैया।
आपका काम आप पूछने का है, फटाफट पूछो, फटाफट देखो भैया। यहाँ पे संजू कुमार कह रहे हैं कि सर इसको समझाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है इस यूनिट में से। देखो मेरी बात सुनो। अब ये वाली बात तो ऐसी हो गई कि यार समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेसिक से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा, एक एक सवाल समझा रखा है मैंने। अब ये वाली बात जो कह रहे हो ना कि सर पूरी यूनिट में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये तो सरासर गलत बात है। अगर कोई बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना, अगर मैं उसको भी समझाऊंगा तो सब कुछ समझ में आएगा उसको। ठीक है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आए तो कह सकते हो, लेकिन पूरी यूनिट जो मैंने पीछे करवाई है आपको, वो तो समझ में आनी चाहिए भैया। नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप में गलती है। संजू कह रहे हैं कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। देखो भाई, अब सिलेबस जो है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बनाया है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो कराने मुझे पड़ेंगे, और जितना कोशिश हो सकती है ना वो मैं बेस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। बाकी जो और बच्चे हैं समझ में आ रहा है, सभी को पढ़ रहे हैं बढ़िया। ऊपर से जा रहा है इसका तो कोई मतलब नहीं है। जब पहली बार आपने पहाड़े गुणा भाग सीखे थे, तो पहली बार वो भी समझ में नहीं आए थे कि यार ये कैसे हो रहा है पता नहीं। वो भी सीखने पड़ते हैं, पर सीखने पड़ेंगे आपको। देखो भाई, क्वेश्चन की जड़ को पकड़ो ना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अगर वो पकड़ लिया आपने तभी समझ पाओगे आगे। अब आप डायरेक्ट ये कह रहे हो कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो, एज ए टीचर मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ ना, तो पहली जो यूनिट है वो सबसे डिफिकल्ट यूनिट है। सेकंड उससे इजी है। थर्ड और भी इजी है। फोर्थ उससे इजी है, और फिफ्थ सबसे इजी यूनिट है। ये वाली यूनिट जो है ना, वो सबसे इजी है फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब आप खुद सोचो इसमें क्या कर रहे हैं अपन। आगे पहली यूनिट की बात करूँ तो अगर आपको सीआर इक्वेशन समझ में आ गए, तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब वो आपकी साइकोलॉजी है कि आप अगर ये सोच के बैठ गए हो कि मुझे समझ में आना ही नहीं है, तो फिर कोई भी समझा लेगा, आपको समझ में नहीं बैठेगी। अब ये सवाल जो है ना, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं एक बार। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वापस से देखेंगे, समझेंगे तरीके से बिल्कुल एकदम। हाँ भाई, तो सारे बच्चों का जो ध्यान है वो बिल्कुल बोर्ड पे रहेगा। देखो सुनो मेरी बात। देखो देखो, इस सवाल के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत तरीके से, तो ये बता सकता हूं कि आपको फोकस करना है केवल एफ जेड के ऊपर। अगर आपका एफ जेड परिभाषित हो जाएगा,
डिफाइंड हो जाएगा तो आगे की कहानी बन पाएगी। अब कोशी समाकलन प्रमेय आप अप्लाई करने की सोच रहे हो। अब सपोज करो, कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी घर में रहने की सोच रहे हो, सपोज करो, ठीक है। अब वो घर बना ही नहीं है आपका, वो घर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप कहाँ रहोगे? वहां पे नहीं रह पाओगे। तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो एफ जेड है अगर परिभाषित होगा, एफ जेड बन पाएगा, तो ही हम आगे काम कर पाएंगे, कोशी समाकल प्रमेय का यूज कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर घर ही नहीं है आपका, एफ जेड ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे अप्लाई करोगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो वही हमें चेक करना था। सिंपल सा लॉजिक सवाल था कि ये जेड माइनस का 2 है हमारे पास। अगर जेड माइनस का 2 की मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो एफ जेड है वो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं हो रहा। आप देख लो, जेड बराबर जैसे मैंने 2 रखा, यहां पर क्या बन गया? 0, 1/0 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है। अब जैसे अनंत बन गया तो आपने कहा कि सर ये मॉडुलस का जेड बराबर 3, यानी कि यहां पर 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल दे रखा है, मैंने बना दिया। अब आपको पता है कि जेड बराबर 2, यानी कि मॉडुलस का जेड बराबर 2 वाला जो सर्किल है वो इसके अंदर ही बनेगा। तो ये जो सर्किल बनेगा, इस सर्किल के लिए ये जो एफ जेड है ये परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पर क्या है कि जेड बराबर 2 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, साफ सी बात है। तो जेड बराबर 1 वाला सर्किल में बना रहा हूँ, और जेड बराबर 2 जो सर्किल है वो क्या है? इसके बाहर है। और अगर बाहर है तो साफ सी बात है, देखो, साफ सी बात है कि जेड बराबर जो हमारे पास 1 है ना, ये जेड बराबर 1 है इस सर्किल के क्या है भैया? बाहर। मतलब कहने का मतलब है कि जेड बराबर 2 से हमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जेड बराबर सर्किल 1 है। और जेड बराबर अगर 1 वाला सर्किल में बना के चल रहा हूं तो जेड बराबर 1 के अंदर आपका फंक्शन कहीं पर भी, अब रख के देखो ना, जेड बराबर 1 रख लो, जेड से कम 0.5, 0.2, 0.3 कुछ भी रख लो, आपका फंक्शन वो डिफाइन होगा। कहीं पर भी आपका फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि भाई डिफाइन नहीं हो पाएगा, हो पाएगा। आप रख के देख लो, केवल जेड बराबर 2 पर नहीं हो पाएगा, उसके अलावा सब जगह हो जाएगा। अब एग्जामिनर सवाल बना सकता है, जेड बराबर 3 दिया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सपोज करो आपका सवाल जो है दे दिया एग्जाम के अंदर, मॉडुलस का जेड बराबर 999। अब बच्चे कंफ्यूज। अब ऐसा अगर सवाल दे दिया एग्जाम के अंदर तो आप खुद सोचो ना कि बच्चे तो क्लीन बोल्ड कि गुरुजी हमने तो कभी ऐसा सवाल ही नहीं पढ़ा, पता नहीं कौन सा लॉजिक लगेगा। अरे कुछ भी नहीं लगेगा, सेम काम है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे दे दिया जेड बराबर अब कई बच्चे क्या बोल रहे हैं कि गुरु जेड बराबर 0 दे दिया, तो अरे भैया जेड बराबर 0 दे दिया तो सर्किल ही नहीं बनेगा ना, उसकी रेडियस ही नहीं है। तो जेड बराबर आपको 0 से तो ऊपर लेना ही पड़ेगा, 0.2, 0.3 कुछ भी लो, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप आराम से देखो, समझो तरीके से, समझ में आ गया है तो आगे चलता हूं मैं, और एक अगला जो कॉन्सेप्ट है मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। हाँ भाई, जो भी बच्चा है जिसको दिक्कत आ रही है वो मुझे कॉल कर सकता है और पूछ सकता है कि गुरुजी ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको कि भाई अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप ये काम करो, इस प्रकार पढ़ लो आप। ठीक है, तो अब यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं। टाइम लगा पूरा, लेकिन टाइम का पूरा हमें इस्तेमाल करना है। भाई हमने यूज कर रहे हैं भैया, और सवाल हम सीख भी रही हैं, समझ में भी हमें नहीं आ रहा, तो फिर उसका मतलब नहीं निकलेगा। टाइम दे रहे हैं प्रॉपर तो पूरा समझ में आना चाहिए। 1.5 घंटे क्लास हुई तो जो भी 3-4 सवाल अपन ने करे वो सब कुछ आपको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलेगा फिर पढ़ाई करने का। और जो पढ़ा है रेगुलर उसको साथ के साथ निपटा दो, तो फिर बाद में दिक्कतें नहीं आए।
हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उसका नाम क्या है? दीक्षांत जांगिड़ कह रहे हैं कि सेकंड पढ़ रहा हूं, फर्स्ट भूल गया हूं, उसका सॉल्यूशन बताओ। देखो, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि गुरुजी जब अब मैं पहली मतलब सेकंड पढ़ रहा हूं और पहली यूनिट तो मैं बिल्कुल भूल गया। सपोज करो मैं ये टॉपिक अभी जो आप पढ़ा रहे हो, जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं और जब मैं पीछे की याद करने की कोशिश करता हूं पहली यूनिट को, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया। भूल जाओ उस यूनिट को, क्योंकि जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास ली है, ठीक है, और उसने साथ साथ नोट्स बनाए हैं, जिंदगी में कभी भी वो अपने कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकता है। मतलब जो चीज़ आपने पहली बार एक बार पढ़ ली ना, वो कभी नहीं भूल सकता उसको। और ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ जो अब आपने दूसरी पढ़ रहे हो, तीसरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले यूनिट कंटेस्ट याद रहेगी। वो कोई हिंदी थोड़ी है जो आप इसको याद करोगे। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए, बाकी याद रहे कि नहीं रहे बिल्कुल मैटर नहीं करता। क्योंकि जैसे मान लो आपकी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, एक साथ पूरा रिवीजन करोगे ना, तब आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी आप टेस्ट दोगे, काफी बार रिवीजन भी करोगे, तब आएगा मजा पढ़ने में भी। ठीक है, तो याद नहीं हो रही है, भूल गए हैं, भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने उस यूनिट को ढंग से पढ़ रखा है, उसके नोट्स बना रखे हैं, बस इतना कर लो। बाकी याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट महसूस ही नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, और वो टॉपिक है आपका अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, या फिर आप कह सकते हो पूर्वग, या फिर आप कह सकते हो प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, एक जो कि आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। इनडिफिनाइट इंटीग्रल, पूर्व को कहेंगे प्रिमिटिव, और प्रति अवकलज होगा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, अब ये क्या होता है, सुनो, ध्यान सुनना। अब हमारे पास में जैसे मान लो सपोज करो ये आपका एक डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन हमारे पास में है, डोमेन जी मान लो आप, ठीक है। अब इस डोमेन जी के अंदर मान लो कि आपका कोई फाई हमारे पास एक फंक्शन है या फिर कोई पॉइंट है। बाकी पॉइंट की बात मत करो, फंक्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है। सपोज करो ये आपका फंक्शन एफ है, सॉरी फाई है, फाई, ठीक है। और ये जो आपका फाई है, ये मिलकर एक बड़े फंक्शन का निर्माण कर रहा है। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, एक दूसरा फंक्शन है एफ जेड, इसको फाई जेड नाम दे दो, बात बराबर है। इस फंक्शन का निर्माण कर रहा है आपका फाई जेड, किसका, एफ जेड का। तो अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनाइट इंटीग्रल, पूर्वक, प्रिमिटिव, प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव को शो करने का तरीका क्या होता है, देखो हम लिखेंगे एफ डैश, सॉरी एफ डैश नहीं, फाई डैश जेड बराबर लिखेंगे एफ जेड। या फिर आप इसको शो करोगे कुछ इस प्रकार से, मतलब अगर मैं यहां पे फाई जेड लिखता हूं और मतलब ये जो डेरिवेटिव है, ये जो आपका अवकलन है, इसको मैं हटा दूंगा, तो साफ सी बात है अवकलन किस में चेंज होगा, एफ जेड में। एफ जेड हो जाएगा डी जेड हमारे पास में, ये निकल के आएगा। अब ये कहाँ पे काम आएगा, कैसे यूज करेंगे, ये बात की बात है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि अगर मैं एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज यूज लूंगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं काम में लूंगा। अगर मैं अनिश्चित समाकलन यूज लूंगा तो फाई जेड बराबर एफ जेड डी जेड मैं यहां पर यूज लेने वाला हूं।
ठीक है, ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। जहां पर ये कॉन्सेप्ट मैं यूज लूंगा वहां पर अपन डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, कैसे यूज लेंगे, क्यों यूज लेंगे, वो सब बात बताएंगे। लेकिन बस इतना सीखो आप तो अभी कि भैया एंटी डेरिवेटिव, पूर्वक और अनिश्चित समाकलन को मैं कुछ इस प्रकार से शो कर सकता हूं, बस इतना सीख लो आप, ठीक है। बाकी अब मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी रहेगा यार, है ना, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से आज के लिए। और कल अपन आते ही थ्योरम्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब धुआंधार इसी प्रकार आपकी क्लास चलेगी रेगुलर। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास लेने में आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। दिशांत करेंगे सर यदि टाइम बढ़ाना है तो 7:30 से ही ले लो क्लास। देखो मैं सोच रहा हूँ क्लास का टाइम चेंज करने का, और जहाँ तक है मैं सुबह 7 बजे का टाइम करने की सोच रहा हूँ, लेकिन वो कर देंगे 2-4 दिन के अंदर। अगर टाइम चेंज करना होगा तो मैं कर दूंगा, आपको बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ मस्त मज़ा आया होगा क्लास लेने में, और वही प्रॉपर 1.5 घंटे की क्लास आपकी लगी है जैसे मैंने आपसे कहा था। और रेगुलर क्लास आपकी इसी प्रकार चलेगी, क्वालिटी में कोई समस्या है नहीं। इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे, जितना जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही। चलो भाई धन्यवाद।